Hello students, hi, good morning and welcome to Chemistry Concept. Students, Chapter 1 Basic Concept of Chemistry. मोल नहीं, Chapter 1 का टाइटल क्या था? Basic Concept of Chemistry, और वो completely हो चुका है. मोल कंसेप्ट उसका मेन जो है टॉपिक है और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है और आपको और भी प्रैक्टिस इसमें डालनी है. तो एवरी डे आपको मोल कंसेप्ट के जितने भी MCQs है उसके सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे. यानी आपको किसी भी तरीके का MCQ सॉल्व करने पर नहीं आ रहा है तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको वो सॉल्यूशन का वीडियो बना के भेज दूंगी. यानी कोई भी डाउट्स है आप मेरे से शेयर करो. चलो, चैप्टर 1 अगर कंप्लीट हो चुका है तो ऑब्वियसली आज क्या शुरू होने वाला है? चैप्टर 2. क्या उसका नाम पता है आपको? चैप्टर 2 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये चैप्टर आज पहली बार आपको नहीं आया है. आपने शायद 5th स्टैंडर्ड से उसको देखा हुआ है. कौन से स्टैंडर्ड से बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप देखते हो? कौन से स्टैंडर्ड से? जोर जोर से बोलना ताकि मजा आए क्लास में. मैं अकेली हूँ वो वाला फीलिंग ना आए एटलीस्ट. तो चैप्टर 2 कौन से स्टैंडर्ड से सुना है पता है? अच्छा, वो स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा तो हाँ, चैप्टर ये वाला 5th या 6th स्टैंडर्ड से आता है और आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो तभी वो 6th में भी आता है, 7th में भी आता है, हर साल आ जाता है. और फाइनली इस बार तो आपको कंप्लीट करना है. फिर आप सोचोगे कि चलो मैम 11th में कंप्लीट कर लिया, फिर तो नहीं आएगा ना. आएगा 12th में फिजिक्स में. तो ये वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th में अभी आप पढ़ोगे. फिर आपको लगेगा कि इसके MCQ हार्ड है, थोड़ा टफ है, समझ नहीं आ रहा है. और नीट जब आता है एग्ज़ाम तो अभी पढ़ा है तो बाद में हम भूल जाएंगे, तो लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे. कैसे? तो अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना ये चैप्टर, वही चैप्टर फिजिक्स में 4th सेमेस्टर में आएगा. यानी जब आपका नीट एकदम करीब होगा तो ये पूरे चैप्टर का रिवीजन फिर से कहाँ पे हो जाएगा? आपका फिजिक्स में. यानी कि ये चैप्टर है बहुत अच्छा और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर है. तो आपको स्कोर करने में बिल्कुल मज़ा आएगा इस चैप्टर में. और मेरे जितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं ये टफ चैप्टर होते हुए भी इस चैप्टर से कभी भी MCQ में मार्क्स नहीं जाते हैं. तो आपके नहीं जाएंगे ना सबके, तो मुझे प्रॉमिस करो कि मैम हमारे भी एक भी मार्क्स हम जाने नहीं देंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आज क्या लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यानी सबसे पहला क्वेश्चन मन की बात, व्हाट इज एन एटम, है ना. तो सबसे पहला क्वेश्चन वही होने वाला है कि एटम क्या है. अब चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के मूड में हूँ. क्या सिखाने के मूड में हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैं आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं करवाने वाली, टॉपिक में स्टार्ट नहीं करने वाली. मैं क्या सिखाने वाली हूँ आज आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो धीरे धीरे 1-2 दिन हमें यही सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती है मेरे से शेयर करना. एटम वर्ड सुना ना आपने, तो पहले मैं ये बता दूं कि ये वर्ड आया कहाँ से और एटम होता क्या है. होता क्या है वही पता नहीं है, तभी तो मैम चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो ये एटम क्या होता है थोड़ा बहुत कुछ तो पता होगा किसी को. बच्चे बताएंगे आप एटम होता क्या है, कहाँ होता है? एटम वर्ड एटॉमियो से डिराइव हुआ है. फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर. क्या? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर. फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर.
यानी ये मेरे पास एक मैटर है ना। तो इस मैटर को अगर मैं ऐसे 2 पीस में डिवाइड कर दूं, जैसे मान लो कि ये पेपर है, पेपर को मैंने डिवाइड किया तो 2 पीस हो गए, और डिवाइड करूंगी तो और छोटा पीस हो जाएगा, ऐसे और डिवाइड करूंगी तो और छोटा पीस हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो मतलब कट कट करते जाओ, तो फिर लास्ट में क्या, एक इतना छोटा पार्ट बचेगा विच इज अनकटेबल। समझे? किसी भी मैटर का आपको एक छोटे से छोटा पार्टिकल लेना है विच इज अनकटेबल। ऐसा पहले मानते थे कि जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। मैंने क्या बोला फिर से आप समझो कि कोई सब्सटेंस को आप छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दो, और उसका जो लास्ट पार्टिकल जो फिर से डिविजिबल नहीं है, अनडिविजिबल है, अनकटेबल है, वैसे पार्ट को, वैसे पार्टिकल को गुजराती में क्या बोलते हैं पता है? कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कण। कण कण में भगवान, ऐसा सुना है ना। तो एक छोटा सा जो कण जो वर्ड है ना, वो एक संत थे कणादे। कौन से संत थे? कणादे। और ये एक्चुअली इंडियन फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर। और ये फिलोसॉफी स्टार्ट हुई थी तो इंडिया से ही, और उनको पता चला था कि कोई भी एक जो सब्सटेंस होता है वो कट करते जाओ तो एक छोटा सा पार्टिकल बचता है, उसको क्या नाम दिया था हमने? कण नाम दिया था। अब वही कण हो गया एटम। ये ग्रीक फिलोसोफर्स आ गए, जॉन डाल्टन अंकल ने ये जो छोटा सा कण था हमारा इंडियन कण, वो इंडियन कण को उन्होंने वर्ड एटोमियो से रिलेट कर दिया। और एटोमियो वर्ड का मतलब था ग्रीक लैंग्वेज में अनकटेबल, जो फिर से कट नहीं होता है, जो फिर से डिवाइड नहीं होता है। तो एटोमियो ग्रीक लैंग्वेज में अनकटेबल का मतलब होता था, और वहीं से ये शब्द डिराइव किया गया। कौन सा? एटम। ठीक है। बट नाउअडेज ये पता चला है कि इट इज डिविजिबल, इसके टुकड़े होते हैं, तभी तो एटम बॉम्ब वाला कंसेप्ट आया। एटम बॉम्ब वर्ड सुना है? जिसमें हम यूरेनियम के जो एटम है इसको तोड़ते हैं, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। तो नाउअडेज व्हाट इज रियलिटी? इट इज डिविजिबल। बट पहले पता नहीं था, तब क्या मान लिया था कि इट इज इनडिविजिबल, और इसके हिसाब से एटोमियो लगा दिया, और इसके हिसाब से कौन सा वर्ड डिराइव कर दिया? एटम। अब पता चला कि डिविजिबल। लेकिन अगर आप इस वर्ड को चेंज करने जाओ तो पूरे केमिस्ट्री में भूचाल आ जाए। तो ये भूचाल को हमने संभालते हुए रखा है, नहीं बदला कुछ भी। अब एटम यानी मान लो एक छोटा सा ये पार्टिकल है ना, फिर भी दूसरा छोटा सा पार्टिकल, फिर तीसरा छोटा सा पार्टिकल। अब जितने पहले अपने डिवाइड किए थे ना, उन सबको अब क्या करो? कनेक्ट करो। एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, तो क्या बन जाएगा? एक मैटर। क्या बनेगा? मैटर बनेगा। समझ रहे हो ना बच्चों? यानी लास्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। अब वो एटम शेप में कैसा होता है? तो केमिस्ट्री जो वर्ड है ना बच्चों, उसको मैं किस तरीके से बोलती हूँ कि मिस्ट्री। पीछे वाला पार्ट देखो, मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी क्या? मिस्ट्री मतलब क्या बच्चों? रहस्य इसको बोलते हैं ना, जादू। जो हम जानते नहीं है वो मिस्ट्री होता है। अब बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो उसमें जो भी पढ़ोगे, जैसे हार्ट पढ़ोगे, किडनी के बारे में पढ़ोगे, ब्लड के बारे में पढ़ोगे, तो वो
सब लोगों ने देखा हुआ है कि हार्ट देखते हैं ना, किसी इंसान को ऑपरेट करके देख सकते हैं, किडनी देख सकते हो आप, तो वो देखने के बाद पता चलता है कि ऐसा है वैसा है, और इसका डिस्क्रिप्शन देना है तो कितना इजी गोइंग है, यस और नॉट। फिजिक्स, कोई व्हीकल जा रहा है और उसकी स्पीड को मेजर करना है, अगेन इट इज विजिबल। लेकिन केमिस्ट्री डीलिंग्स विथ दीज टाइनी लोग, आपने कभी क्या किसी की बॉडी को कट करके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखा हो, इलेक्ट्रॉन यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, देखा कभी ऐसा? नहीं ना। प्रोटॉन को देखा, मेरे पास 10 प्रोटॉन है, ले जाकर वापिस कर देना, नहीं। यानी कि केमिस्ट्री किससे डील करता है? तो ऐसी चीजों से जो कभी किसी ने देखा ही नहीं। फिर भी हम लोग कितने स्मार्ट है, देखो, हमको पता है उसका शेप स्फेरिकल है, हमको पता है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है कि इतने अमाउंट में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो कैसे? देखा ही नहीं तो भी पता है, तो वो कैसे? बुक की वजह से। वेरी गुड, ये बोल रहा है कि बुक की वजह से पता है। आप क्या बोल रहे हो? एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। किसकी वजह से? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये नॉलेज मिलता है। तो आपको केमिस्ट्री के बारे में अगर कोई पूछता है कि केमिस्ट्री है क्या, ये मिस्ट्री है क्या, तो आप उसके लिए आंसर दे सकते हो कि इट इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। क्या बोल सकते हो? हाँ। और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से भी कोई ठोस सबूत, जिसको बोलते हैं कि वो कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशंस, उसके हिसाब से इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंक्लूजन आते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर वैसा है तो वैसा होगा। और इस तरीके से केमिस्ट्री का नॉलेज आज हमारे पास है। तो केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट की वजह से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी देखा नहीं है। एटम का भी शेप हम पढ़ते तो हैं बुक्स में, लेकिन वो एक्चुअली है या नहीं वो तो देखा ही नहीं ना किसी ने। देखते तो पता चलता है, ये सारा इमेजिनेशन है। तो अब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि अरे वाह, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कैसे पता चला? जब इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा ही नहीं ना, तो कैसे पता चला कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? चलो वो तो ठीक, वो नेगेटिव चार्ज कितने अमाउंट में है वो भी पता है यार सबको। जानते हो इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वाला नेगेटिव चार्ज कितना है? कौन बच्चा बताएगा? हेलो, minus 1.6 into 10 raised to minus 19. देखो, दैट्स माय क्लास। माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ये चार्ज किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर नहीं बेटा, थोड़ा तो सोच। ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ये किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। दुनिया में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, सोचो 10 मिनट इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, खाली कितने मिनट? 10 मिनट, तो सबकी हालत क्या होती है? और 10 दिन लाइट ना आए तो इमेजिनेशन के बाहर। तो ये सारा जो फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा उसके साथ रिलेटेड फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बो पैक हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी आपके सराउंडिंग्स में जो टेक्नोलॉजी है, कोरोना आया तो हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर वो फील्ड नहीं है,
तो ये टेक्नोलॉजी यूजलेस है, कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा किसकी वजह से है ये जानते हो? हमारे इस छोटे से बच्चे की वजह से। हमारा केमिस्ट्री का लाडला सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा कौन है? इलेक्ट्रॉन। और जो सबसे छोटा बच्चा है ना वही दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है कि बिना इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रिक करंट होगा, बिना इलेक्ट्रॉन ना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दुनिया में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेके कौन आया? इलेक्ट्रॉन। तो तारीफ है इलेक्ट्रॉन हम क्या बोल सकते हैं कि सारी दुनिया का डॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन, जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को कभी किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ फील किया है कि जा रहा है और आपको भी फील करना है। तो कोई वायर ऐसे लगा हुआ है, प्लग में डाल के पकड़ के देखना पता चलेगा कि व्हाट ऑफ फीलिंग बॉस। वो फीलिंग बताने के लिए आप वापिस ही नहीं आओगे फीलिंग, वो फीलिंग्स बता ही नहीं सकते। तो ये जो हमारे डॉन है छोटे से है सबसे छोटा और काम सबसे बड़ा, यानी बड़ा काम इन छोटा पैकेज, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन। तो फिर सबसे मजा इस चैप्टर में आपको वो आएगा कि कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल है, कैसे प्रूव हुआ इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रूव तो हो गया, लेकिन हम लोगों ने तो उसका मास भी निकाल दिया। क्या किसी बच्चे को मीटिंग में अभी पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1094 into 10 raised to minus 31 kg. 9.109 into 10 raised to minus 31 kg। स्मार्ट बच्चे हैं। बच्चे किसके हैं? ब्रज बोल। तो आप लोगों को कहाँ से पता चला ये सब? नहीं, मैंने वीडियो भेज दिया हुआ है। क्या? बुक में दिया हुआ है। हाँ, और मैंने शायद ये वीडियो तो भेजा हुआ है आपको, कॉन्फ़िगरेशन के 6 वीडियोस। तो वही चीज है, आज के बाद क्लास के सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा ये छोटू भाई है ना, तो छोटू भाई का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम। 100 टाइम्स कल लिख देना। छोटू भाई का चार्ज क्या? जोर से बोलो सब लोग। 1.6022 इंटू 10 रेज़ टू -19 और यूनिट है कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वो भी साइंटिस्ट का नेम है। तो ये छोटू भाई का चार्ज है, छोटू भाई नेगेटिव है और छोटू भाई का काम सबसे बड़ा पॉजिटिव है और उनका मास कितना है? 9.109 इंटू 10 रेज़ टू -31 kg। बोलो, जिसको देखा नहीं उसका चार्ज हम निकाल के लेके आए, जिसको देखा नहीं उसका क्या? मास निकाल के। मास निकालना तो यार कितनी बड़ी बात है। तो उसके लिए कौन से एक्सपेरिमेंट लगे होंगे, होता है कि नहीं मन में। तो आज आपको मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियोस सेंड करने वाली हूँ। कितने? 3 वीडियोस, जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन होगा, चार्ज बाय मास कैसे निकाला, वो सब थियरी पोर्शन में आपको। चलो बच्चों, तो ये छोटू भाई को याद रखोगे। छोटू भाई का चार्ज कैसे निकला मैं कल पूछूंगी आपको। छोटू भाई का मास कैसे निकला वो भी कल आप बताओगे। यानी इसका मास क्या है वो पता होना चाहिए और चार्ज क्या है वो भी पता होना चाहिए। और डिस्कवरी किसने की? छोटू भाई की। किसी को पता है क्लास में ये इलेक्ट्रॉन नाम के छोटू भाई को जन्म किसने दिया? माइकल फैराडे ने तो सोचा था कि होगा कुछ, लेकिन लास्ट में इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा किसने? जे थॉमसन अंकल ने। किसने? जे थॉमसन अंकल ने। और जे थॉमसन अंकल ने ही ये जो चार्ज है ना और इलेक्ट्रॉन का मास है, जिसे बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। क्या?
तो चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकाला किसने था? वो भी जे थॉमसन ने ही निकाला था। और ये छोटू भाई को इलेक्ट्रॉन ऐसा नाम किसने दिया? जे थॉमसन। और इनकी बर्थडे कौन से ईयर में आती है? वैसे वो तो कब के जन्म चुके थे, लेकिन हमने नाम दिया 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन से ईयर में है? 1897 में। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। और इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1886 में। जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है उसका, 1 साल बड़ा नहीं है, 11 साल बड़ा है। 1886 और ये 11 साल इसमें लगा दो तो 1897। वो तो थे कब से, ये हमने जो डिस्कवरी किया है वो वाले ईयर है। तो प्रोटॉन आया 1886 में। डिस्कवरी किसने की थी? क्या? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन। क्या है उनका नाम? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन बाय 1886 और इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी बाय जे थॉमसन इन द ईयर 1897 में। आज आपको सब मजेदार वीडियो भेजने वाली हूँ। और अब बचा न्यूट्रॉन। E/m अपने इलेक्ट्रॉन अपॉन मास लिखा है ना? नहीं, ई जनरली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई लिखते हैं और E/m यानी चार्ज बाय मास रेशियो। तो E/m क्या समझना है आपको? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सबसे पहले निकाला गया था E/m रेशियो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के चार्ज का प्रैक्टिकल किया गया था मिलीकन ऑयल ड्रॉपलेट प्रैक्टिकल। और फिर वो वाला चार्ज यहाँ पे डाल दिया रेशियो के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का क्या मिल गया था? मास। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के वीडियो आज मैं सेंड करूंगी आपको। चलो, इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ आज? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी पता चल गया? कब? 1897। और किसने नाम दिया उसको इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। ओके। और प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन कब? 1886। तो अब खाली एक ही तो बचा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल बचा? न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन। क्या क्लास में किसी बच्चे को पता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? जेम्स चैडविक। चैडविक। 1932 में। 1932, ये तो बहुत छोटा है नहीं? तो 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ये जो 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन? प्रोटॉन, और तीसरा कौन? न्यूट्रॉन। These 3 particles are known as fundamental particle। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक डिस्कवर पार्टिकल्स। किसने किया था? बेसिक पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब होता डिस्कवर है किसने किया था? जो सब में होता है। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? सब में। यानी कोई भी मैटर होगा इसमें ये 3 पार्टिकल तो होने ही है। कौन से 3? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। मेसोन, फोटोन, एंटी प्रोटोन, ग्रेविटोन, और मेसोन में भी पाई मेसोन, जीटा मेसोन, चाय मेसोन, कप्पा मेसोन, बहुत सारे मेसोन हैं। तो एक छोटे से एटम जो दिखता नहीं है और उसमें 3 फंडामेंटल के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मेसोन पार्टिकल्स। फोटोन है उसमें, ग्रेविटोन है। तो ये सारे सब एटम में हो ना हो, ये 3 तो होते ही है। कौन से 3? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तब भी तीनों को क्या बोलते हैं हम?
फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको हम? फंडामेंटल पार्टिकल। सो बच्चे बनके सच्चे आगे बढ़े। एटम का शेप कैसा? मैम न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक। डिस्कवर किया है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। चैडविक। आज मैं आपको वीडियो सेंड करने वाली हूँ सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एटम का शेप कैसा है? देखा नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से जो पता चला है वो तो बताओ। स्फेरिकल। होलोस्फीयर मतलब क्या? होलोस्फीयर का मतलब क्या होता है? अंदर से खाली हो। अंदर कुछ नहीं होता है। से खाली हो। अंदर से खाली हो और बाहर से कुछ हो। तो स्फेरिकल शेप पता चलता है कि लेमन का ना, कि बैंगल का? स्फेरिकल कौन है, लेमन या बैंगल? लेमन। 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 तो एटम का शेप कैसा है? लेमन जैसा है, लेकिन लेमन के अंदर कुछ है, एटम के अंदर कुछ नहीं है। तो एटम का शेप होगा स्फेरिकल। अब मेरे बोर्ड पे तो मैं स्फीयर बना नहीं पा रही हूँ, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एटम है कैसा, स्फेरिकल। और जानते हो बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अरे बेटा, एक स्फीयर के अंदर छोटा सा और एक स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर छोटा सा और एक स्फीयर जो 10⁵ टाइम इससे छोटा है, 1 लाख टाइम छोटा है। तो एक बड़े से स्फीयर के अंदर एक और छोटू सा स्फीयर, और वो छोटू भाई को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। छोटू भाई को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो बड़ा स्फीयर और अंदर छोटा स्फीयर, तो बड़े के साथ छोटा फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर। अब ये सॉलिड है, इसके अंदर क्या है वो बताओ। हेड ऑफिस है हमारा, तो ऑफिस में कौन बैठता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थोड़ी अंदर बैठता है ऑफिस में, कुछ भी यार। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। देखो जो वेट मास जिसका हैवी होता है ना, जैसे एलिफेंट, और मास जिसका कम होता है जैसे रैबिट। तो आप जानते हो कि रैबिट कौन है और एलिफेंट कौन है? तो रैबिट ना शांत नहीं बैठेगा, ऐसे कूद कूद करेगा, और एलिफेंट तो हिल नहीं पाता है, तो मस्ती से बैठा रहता है, क्योंकि उसका हिलना डुलना भी काफी मेहनत वाला होता है। तो बच्चों, आप जानते हो कि प्रोटॉन का जो मास है ना, वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि रैबिट इलेक्ट्रॉन मान लो कि 1 kg का है, तो उसके सामने प्रोटॉन का मास क्या होगा? 1836 kg हुआ ना, 36 kg। यानी वो एलिफेंट नहीं हुआ और वो ससली नहीं हुआ। तो छोटू भाई ससली है ना, तो ससली को ऐसे घूमना पसंद है, तो फिर वो अंदर नहीं जाएगा, ऐसे बाहर घूमता रहेगा। तो हमारी ससली किधर है? बाहर है। ससली के घर को पता है क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। हमारी ससली के घर को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और ये अंदर जो है 2 एलिफेंट की चेयर होगी, इसमें 2 एलिफेंट कौन कौन से? प्रोटॉन नाम के पार्टिकल तो होंगे, और दूसरा कौन हो सकता है इसमें? न्यूट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये न्यूक्लियस बनता है। तो न्यूक्लियस के बच्चे कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अबे न्यूक्लियस का बच्चा, उसको क्या बोलना है? अबे न्यूक्लियस का बच्चा। किसको बोलना है न्यूक्लियस का बच्चा? हाँ, तो इससे एक बात पता चल जाएगी कि दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। किसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
plus number of neutrons are collectively known as nucleons, क्योंकि वो किसके बच्चे हैं? न्यूक्लियस के। समझ चुके हो? यानी हमारी जो न्यूक्लियस है, हमारी हेड ऑफिस है, उसमें कौन दो बच्चे बैठे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसके बच्चे हैं वो? न्यूक्लियस के। तभी उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। आया समझ में? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलते हैं? सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं कि वो न्यूक्लियस में रहते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। वो हैवी है ना? आपको पता है सबसे ज्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का। सबसे ज्यादा हैवी कौन? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज 1838 टाइम्स heavier than electron and proton 1836 टाइम। तो प्रोटॉन कितना? 1836 टाइम। और न्यूट्रॉन यानी सबसे ज्यादा 1838 हैवी कौन है? न्यूट्रॉन। अब ये एटम ना, एटम तो बोलता है मेरे पास देखो कितनी सारी ऑर्बिट्स है। मेरे पास ऑर्बिट के अंदर पता है क्या होते हैं? ऑर्बिट के अंदर पता है क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स के अंदर पता है क्या होते हैं? सब ऑर्बिटल्स होते हैं। सब ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिट के अंदर क्या? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या? सब ऑर्बिटल्स। उसमें क्या? तो इलेक्ट्रॉन्स। तब भी ना ये जो एटम है वो बोलेगा कि मेरे पास ऑर्बिट्स है, ऑर्बिटल्स है, सब ऑर्बिटल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलेगा मेरे पास मास है। ये क्या बोलेगा? मेरे पास मास है, क्योंकि मास जो है वो है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसे तो बोलते हैं हम एटॉमिक मास। पता चला? ए मतलब क्या? एटॉमिक मास। और मास किसकी वजह से है? न्यूक्लियस के बच्चों की वजह से। और न्यूक्लियस के बच्चे कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये दो न्यूक्लियॉन्स जो है उनकी वजह से मास है। आया समझ में? तभी मैं बोल रही हूँ कि ये बाहर वाला पोर्शन जो होलोस्फीयर है, एम्प्टी है, वो क्या बोलता है? मेरे पास ऑर्बिट है, मेरे पास ऑर्बिटल्स है, सब ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पास क्या है? मेरे पास मास है। मुझे बहुत पसंद है डायलॉग। मेरे पास क्या है? मास। तो मास मतलब क्या? मास मतलब क्या? अरे कोई पूछे एटॉमिक मास क्या, तो बच्चों मास ऑफ एन एटम। मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यस, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, दोनों का कुल मिला के मास, दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास को ए। और मास होता क्या है? तो मास वाले दो एलिफेंट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस में पूरा मास होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? पूरा मास। तो एटॉमिक मास ए क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? जेड। जेड। जेड क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो ऑलमोस्ट अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम क्या होता है? कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं किया, गेन भी नहीं किया। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज और गेन, लेकिन प्रोटॉन लूज गेन नहीं करते हम, वो तो अंदर है ना। तो हमेशा
एटॉमिक नंबर किसके साथ फिक्स कर दिया गया है? प्रोटॉन के साथ। लेकिन आपको क्वेश्चन होगा कि मैम जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नॉट? जितने क्या? Yes. Yes, ma'am. यस। अगर मेरे पास सोडियम है, सोडियम में मेरे पास 11 प्रोटॉन है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है इसको लूज भी कर सकते हो आप, गेन भी कर सकते हो, तो इसका नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन का लूज और गेन नहीं होता, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए एटॉमिक नंबर को किसके साथ फिक्स कर दिया गया है? प्रोटॉन के साथ। किसके साथ? तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब आप बताओ मुझे कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है? फर्स्ट Number of proton. Atomic number is equal to number of proton. Atomic mass is equal to proton plus neutron. हाँ, अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, हमारा टाइम लिखो तो। Yes, ma'am.